क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है प्लांट किंगडम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो ब्रॉडली क्लासीफाई थिंग्स थे, बिकॉज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को बहुत ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। मेनली तो ये आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, बट आफ्टर आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम में, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है एनिमेलिया एंड प्लांटी ग्रुप, और इस मेन चैप्टर में हम केवल प्लांटी ग्रुप को पढ़ने वाले, जिसे हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं। सो जैसे जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे और प्लांट किंगडम को समझा गया, प्लांट किंगडम के और फीचर्स को पता लगाया गया, वैसे वैसे कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो कि फंगी या मोनेरा प्रोटिस्टा ग्रुप को बिलोंग करते थे, बट बिकॉज पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उन्हें भी प्लांट किंगडम में रख दिया जाता था, बिकॉज आफ्टर द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनके बेसिस पे। बट जैसे जैसे सेल वॉल के बारे में चीज़ें पता चली, सो उन सबको प्लांट किंगडम से बाहर कर दिया गया, उनके लिए एक अलग क्लासिफिकेशन बना दिया गया। जैसे कि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया गया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सो बिकॉज जो ब्लू ग्रीन एल्गी इस नाम की बेसिस पे इसको एल्गी ग्रुप में रखा गया था, बट जैसे ही सेल वॉल के रिगार्डिंग चीज़ें पता चली तो उन्हें एक प्लांट ग्रुप से, प्लांट किंगडम से हटाकर एक अलग ग्रुप यानी कि मोनरा ग्रुप में रखा गया था। ओके, तो जैसे जैसे प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन बढ़ते गए, स्टडीज़ बढ़ती गई, उसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे प्लांट जो कि प्लांट किंगडम में नहीं होने चाहिए थे, उनको धीरे धीरे वहाँ से हटाया गया। जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ऑल्सो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारी चीज़ें अब हम प्लांट के अंदर पढ़ते। सो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करें, उसके प्रीवियस मैं बता दें कि हम बता दें ऐसे बहुत से और भी सारे क्लासिफिकेशन आए थे, जिसमें क्लासिफिकेशन के कुछ कुछ मोटिव या कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर वो क्लासिफिकेशन बनाया गया था। लाइक उन सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे इन्होंने एक और बात बताई है कि एंजियोस्पर्म ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है इसके अंदर। सो उनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया, उनका भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ओके, सो वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। बट प्रीवियस यानी कि एट द अर्लियर टाइम जब क्लासिफिकेशन किया जाता था, तो वो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे होता था, यानी कि फ्लावर या प्लांट का जो हैबिटाट है, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, इन सब के बेसिस पे, बिकॉज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उतनी बेसिक, इतनी डीपली तरीके से नहीं पता थे, इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी इन द जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर का जो आप बाहर से कोई चीज़ देखते हो तो वो कैसी आपको लग रही है, उनके बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया था। एंड इन सब चीज़ों में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ध्यान रखा गया था, एंड ऑल्सो जो एंड्रोशियम होते हैं उनमें सिस्टम, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान दिया गया था। ये जो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिस्टम लीनियस के बारे में दिया गया था, जिन्होंने बताया था कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें एंड्रोशियम्स को ध्यान रखा जाए कि एंड्रोशियम्स की जो प्लेस है वो कहाँ पर है, अपर साइड में है या लोअर साइड में है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम यहाँ पर इंटरनली बात नहीं कर रहे कि एंडोशियम का प्रॉपर इंटरनली एक्सपीरियंस या फिर इंटरनली उसको नहीं बताया गया, ओनली जो ऊपर से बेसिस पे देखने पे चीज़ें पता चलती थी उसके बारे में। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन थे, जहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लिया जाता था, और ऑल्सो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जैसे कि एंडोशियम का कैरेक्टर लेना कि पोजीशन कहाँ पर है, उन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, बिकॉज इस ऐसे होने की वजह से, इन सब चीज़ों को कैरेक्टर जो होने की वजह से, कुछ ऐसी स्पीसीज जिनके पीछे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है, बट बिकॉज वो इन कैरेक्टर्स में थोड़े से अलग हैं, सो उन्हें अलग अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। एंड ऑल्सो जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स है, यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम है, वो ज़्यादा प्रोसीड नहीं हो पाया, या फिर ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं था बिकॉज उन्होंने वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेन एक ही माना था, यानी कि एक ही प्रेफरेंस देते थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत वास्ट डिफरेंस होता है इसमें, बिकॉज
दो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग देयर जीन्स, देयर इंटरनल क्रोमोसोम्स एंड ऑल, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता। तो दोनों ही बहुत अलग फिनोमिनन है। इन दोनों फिनोमिनन को इक्वल मान के या फिर इक्वल वेटेज देकर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। और एक और बात है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ईजिली इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं एंड बट वहीं अगर हम सेक्सुअली कैरेक्टर्स की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करते जाते हैं। सेल बाय सेल वो अपने आप को ग्रोथ करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी अलग हैं बट इन्हें भी एक साथ पढ़ा गया था। तो इसी के लिए आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स या फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है उसको ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया गया। आफ्टर दैट एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दैट इज़ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम टोटली बेस्ड था नेचुरल फिनोमिनन के दौरान की, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उन वो नेचुरली कहाँ पर बिल्ड है, उनका नेचर से क्या रिलेशन है, नेचर के अकॉर्डिंग उनमें क्या चीज़ें होती हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में करते हुए जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला गया था। और इन सिस्टम में केवल एक्सटर्नल सिस्टम जो कि एक्सटर्नल फीचर्स अभी हम देख रहे थे, देयर प्लांट, देयर कलर, इन सब चीज़ों के अलावा जो इंटरनल फीचर्स हैं जैसे कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर उनकी एनाटॉमी निकालना, एम्ब्रियोलॉजी देखना, ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसकी क्या फेजेस है, किस तरीके से वो फेज़ हो रहा है। ऑल्सो फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि जो वहाँ पर हार्मोन्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से डेवलप हैं, उन सब का क्या रोल प्ले है, ये सारी चीज़ें इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखी गई थी। ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर के द्वारा ये कैरेक्टर दिया गया था। ये जो इन्होंने नाम यहाँ पर दिया है दोनों ही साइंटिस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो बहुत बार ये क्लासिफिकेशन पूछा भी जाता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था और किसने यहाँ पर दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था और इसमें किस चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ओके, आफ्टर दैट एट नाउ प्रेजेंट हम जिस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं बेसिकली वो है फाइटोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि प्रीवियस या पुराने टाइम में या पहले जो प्लांट्स थे उनमें क्या स्ट्रक्चर होते थे, देन धीरे धीरे डेवलप होते गए, देन किस तरह के स्ट्रक्चर्स बने, एंड नाउ और डेवलपमेंट जीन्स के लेवल पे या फर्दर हाइब्रिडाइजेशन के लेवल पे जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए उन सारे चेंजेस को इन फाइटो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा जाता है। जिसकी वजह से जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको सेम टेक्सा में रखा जाता था, सेम टेक्सा में रखा गया बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही एंसेस्टर से बड़े होते थे, यानी कि उनके जो एंसेस्टर है यानी पूर्वज जिनसे वो बिल्डअप हुए, जिनसे वो बनना उन्होंने स्टार्ट किया है। सो एक ही एंसेस्टर के होने के कारण उन सबको सेम टेक्सा में रखा जाने लगा। एंड देन उनके जो प्रॉब्लम्स थी जो उनको बिकॉज उनके हैबिटाट से रिलेटेड या उनके एक्सटर्नल फीचर्स के रिलेटेड जो अदर प्रॉब्लम थी उनको धीरे धीरे क्या किया गया, सॉल्व किया गया बाय दिस क्लासिफिकेशन। एंड ऑल्सो इससे एक और हेल्प मिली थी कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे कैरेक्टर जिनके फॉसिल्स अभी नहीं मौजूद है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जो फॉसिल्स मिलते हैं उन फॉसिल्स को स्टडी किया जाता था। जैसे कोई प्लांट मिला बहुत पुराना, उसके फॉसिल्स मिले तो उनको स्टडी किया जाता था कि कितने साल पुराना है, ये किस तरीके का प्लांट हो सकता है, किससे उसके फीचर्स मैच होंगे। सो अगर फॉसिल एविडेंस नहीं भी मिल रहा है तब भी हम उसके बारे में अगर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उस ग्रुप की, उस एंसेस्टर की, तो ये बहुत इजी हो जाता था कि थोड़ा बहुत एविडेंस अगर फॉसिल नहीं मिलता है लेकिन प्लांट के रिगार्डिंग का कोई एविडेंस है तो हम उनको उनके एंसेस्टर के साथ मैच कर सकते हैं, उनके टेक्सा के किसी और मेंबर के साथ मैच करके एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया गया। तो एट प्रेजेंट हम इसी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर मेनली पढ़ते हैं। ऑल्सो बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे जिसमें एक था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता था, हम जितना भी डाटा हमें मिल रहा है, जितनी भी
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिनको हम प्रॉपर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता था। कंप्यूटर में फीड किस तरीके से करते थे, उन सारे कैरेक्टर्स को एक नंबर दे दिया जाता था एंड ऑल्सो उसके कुछ उन कैरेक्टर्स के कोड बना दिए जाते थे और उन सारे नंबर्स एंड कोड को कंप्यूटर के अंदर प्रोसीड करवाया जाता था। एक डाटा प्रोग्राम बना के कंप्यूटर्स के अंदर प्रोसीड कर देते थे, जिसके थ्रू अगर वैसे ही सेम कैरेक्टर्स के कुछ और प्लांट्स मिलेंगे तो बहुत ईजिली उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिकॉज जस्ट आपको कैरेक्टर डालने हैं कि ऐसा प्लांट है, ऐसा प्लांट है, वो खुद उसके बारे में वहाँ सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक है वो लाकर स्क्रीन पर दिखा देगा। तो इसकी वजह ये भी एक बहुत अच्छा वे है जिनसे प्लांट्स के कैरेक्टर्स को एक साथ रखा जा सकता था। मोर देन 100 कैरेक्टर्स को यहाँ पर एक टाइप में रखा जा सकता है और उनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा जा सकता है। ओके, ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कैरेक्टर जिसे साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी टोटली बेस्ड थी ऑन द क्रोमोसोम्स नंबर, कि किन कौन से क्रोमोसोम्स नंबर कैसे हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड ऑल्सो बिहेवियर। बिकॉज एज देखा जाए तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर सब में अलग अलग होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं, सबका वर्क अलग अलग होता है। तो ये बहुत बड़ी बुक, बहुत बड़ा टेक्सोनॉमी बन गया था। बट अगर हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पे करें और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर ही केवल ध्यान रखें तो वो एक टेक्सोनॉमी है जिसे साइटो टेक्सोनॉमी बोला जाता है। एंड ऑल्सो अ टेक्सोनॉमी जो भी यहाँ पे निकल कर आई थी दैट इज कीमो टेक्सोनॉमी, जिसमें केमिकल्स ऑफ द प्लांट्स, जो भी प्लांट में केमिकल्स हैं, जितने भी तरह के उनमें केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स के फर्दर क्या यूजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स को उनकी टेक्सोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। लेकिन एट दैट टाइम हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे जो सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो इन दिस वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और जिस चैप्टर का कि प्रीवियस जो प्लांट किंगडम है उसमें कितने तरह के पहले रिसर्चेस हुई हैं, आफ्टर दैट एक ग्रुप प्रॉपर बना है। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ग्रुप दैट इज एलगी। थैंक यू।